हेलो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग कुशल होंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था वैद्युत आवेश और उस वैद्युत आवेश के विभिन्न विन्यासों में वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत आवेश के डिफरेंट जो विन्यास हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कितना कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आज हम उसी वैद्युत आवेश से रिलेटेड एक नई भौतिक राशि पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव। चैप्टर का नाम भी है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इस चैप्टर का पहला टॉपिक, तो स्थिर वैद्युत विभव को हम सिंपली वैद्युत विभव भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं वैद्युत विभव तथा एक राशि और पढ़ लेते हैं एक साथ में ही, तथा वैद्युत विभवांतर, दोनों पढ़ेंगे। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, वैद्युत विभव को पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर उसका एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम वैद्युत विभव को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए, ठीक। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी इस बिंदु पर, जैसे ये पॉइंट है ए, यहां पर हमें वैद्युत विभव देखना है कि कितना वैद्युत विभव होगा। तो इसके लिए देखिए, इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि एकांक परीक्षण धन आवेश को। देखिए, पिछले चैप्टर में भी जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तब भी हमने परिभाषा में क्या शब्द यूज किया था कि एकांक परीक्षण धन आवेश को। यहां भी जो हम डेफिनेशन देंगे वो किससे देंगे? एकांक परीक्षण धन आवेश से। तो वैद्युत विभव कहां देख रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, डिफरेंट बिंदुओं पर वैद्युत विभव डिफरेंट होगा। तो देखें, परिभाषा कैसे दी जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जैसे ये डिस्टेंस है यहाँ से r, और ये पॉइंट O है, यहाँ पर ये हमारा स्रोत आवेश रखा हुआ है। तो हम एकांक परीक्षण आवेश कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। अनंत से हम कितना आवेश लेके आए हैं? एकांक परीक्षण धन आवेश इस बिंदु तक। तो यहां पर वो वैद्युत विभव हो गया। जैसे अगर हम परीक्षण आवेश Q0 को लाते, कितना आवेश लेकर के आए हैं? Q0 परीक्षण धन आवेश को, और हमें इस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ा सपोज W। Q0 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W जूल। तो एक आवेश को, यानी एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q0। यही कार्य क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव। और इसको किससे लिखेंगे? V से लिखेंगे। तो हमारे पास एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला मिल गया, V बराबर W/Q0। तो देखें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य को किसमें नापा जाता है? जूल में। और ये आवेश है तो जूल प्रति कूलम हो गया। इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक के नाम पर इसका दूसरा मात्रक क्या रखा गया है? वोल्ट। और अगर इसका विमीय सूत्र देखना चाहें इस भौतिक राशि का, तो विमीय सूत्र क्या होगा? ये आप 11th में सीख चुके हैं। कार्य का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? mL2T-2/Q का, Q = IT से। जैसे मैं यहां लिखता हूं, Q = होता है IT, तो I A और समय के लिए T, तो AT लिखेंगे। तो यहां आ गया AT। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए, m तो है ही, और L2 रहा, और T ऊपर आके -3 हो गए, और A -1 हो गया। ये इसका हो गया विमीय सूत्र। ये रहा वैद्युत विभव। तो परिभाषा क्या बनी? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यहां लिख सकते हैं कि परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर,
वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये परिभाषा होगी वैद्युत विभव की। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इस तरीके से हम वैद्युत विभव को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आगे चलेंगे कि वैद्युत विभवांतर। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव है वो अलग अलग होंगे, उनका जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर। तो कार्य के पदों में हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहीं पर एक बिंदु बी और होता, एक बिंदु बी और है, तो यहां पर विभव क्या हुआ कि एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां का विभव क्या हुआ, एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी यहां तक के कार्य में से यहां तक का कार्य घटा दें तो यहां तक का कार्य बचेगा, और यहां तक का कार्य क्या है, बिंदु ए का विभव यानी VA, और यहां तक का कार्य क्या है, अनंत से यहां तक लाने का कार्य VB। अब कार्य यहां तक लाने में ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है VA इससे ज्यादा होगा, तो अंतर कितना होगा, VA माइनस VB। तो देखें यहां से यहां तक लाने के कार्य में से यहां तक के कार्य लाने को घटा दें तो यहां से यहां तक का कार्य बचेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो परिभाषित कैसे हो जाएगी, यानी B से A तक का निकालने कार्य। तो यही क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। यानी अब ये W/Q0 ये परिभाषा हो गई वैद्युत विभवांतर की। और W कहां से कहां तक का है, B से A तक लाने का, तो B2A हो गया। तो ये हो गया VA माइनस VB। यानी एकांक परीक्षण धनावेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर हो गया। तो एक बात ध्यान रखने की है, देखिए फिजिक्स में वैद्युत विभव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वैद्युत विभवांतर महत्वपूर्ण है। हमें वैद्युत विभवांतर से मतलब होता है कि जैसे किसी बैटरी के टर्मिनल्स के बीच 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है जो आवेश प्रवाहित होगा वो दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर पर डिपेंड करेगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। ये हमने एक इनकी जो परिभाषाएं थी उस बेस पर हमने समझा दिया कि ये वैद्युत विभव रहा, ये वैद्युत विभवांतर रहा। अब देखिए वैद्युत विभवांतर ही महत्वपूर्ण है, तो इसी से हम वैद्युत विभव भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए इस बिंदु B को मैं कौन सा बिंदु मान लूं, जो अनंत पर था, ठीक, तो वही बात रहेगी। तो यहां क्या हो जाएगा, VA, यहां लिखते हैं VA माइनस V। बिंदु B हम कहां ले गए, इन्फिनिटी वाला, यानी यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो ये W/Q0। अब B की जगह अनंत से A तक लाने का कार्य वो W ही है, अनंत से A तक लाने का कार्य भी हमने W ही माना था, और अनंत पर हम विभव शून्य मानते हैं, तो ये शून्य हो गया। तो VA बराबर W, ये A/Q0, या W लिख लें इसको, या A लिखो या मत लिखो। तो देखिए ये भी एक विभवांतर ही है, ये कहां से कहां तक के डिफरेंस को बता रहा है, अनंत से। तो देखिए जब हम मापन करते हैं, जब वैद्युत विभव का यहाँ मापन कर रहे हैं, तो हमें एक मानक लेना पड़ता है, एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है। जैसे हम किसी मीनार की या किसी ऊंचाई की बात करते हैं, तो देखें कोई भी वस्तु है उसको जगह अगर हम उसके
एलिवेशन को नापें, उसकी ऊंचाई को नापें, तो भिन्न भिन्न स्थानों से उसकी ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर लेवल में नीचे अंतर है, ग्राउंड ऊंची नीचे है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्थानों से। तो कौन सी ऊंचाई को सही माने, इसके लिए किसी भी स्थान की ऊंचाई हम समुद्र तल से नापते हैं, तो हमने समुद्र तल को मानक मान लिया। ऐसे ही किसी बिंदु के विभव को हम परिभाषित करते हैं तो हम अनंत से लेकर चलते हैं, और अनंत के विभव को हम कितना मानते हैं, शून्य। तो ये बात ध्यान रखेंगे, हमने स्वेच्छा से एक मानक बना लिया कि अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो उससे हम अंतर कर रहे हैं दो बिंदुओं के बीच का। एक जो हम वैद्युत विभव है वो भी एक विभवांतर ही है उस बिंदु का और अनंत के बिंदु का। तो क्या महत्वपूर्ण रहा, वैद्युत विभवांतर, न कि वैद्युत विभव। तो एक बात और जो हमें यहां करनी है कि जो वैद्युत विभव है, अभी हमने कहा कि एक मानक मानते हैं, तो इसी बात को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग ये देखते हैं कि कहीं कोई इवेंट है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें जो टाइमर सेट किया जाता है कि हमें 5 मिनट का स्पीच देना है जैसे, या डिबेट चल रही है, तो वहां उसको टाइम को 0 पर सेट करते हैं, 0 पर सेट कर लिया जाता है। तो 0 से स्टार्ट होता है टाइमर, जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं टाइमर बंद होने से वो बीप करता है, तो टाइम की पूरी ड्यूरेशन का पता लग जाता है। तो जब हमने वहां टाइम स्टार्ट किया था मेजर करना, तो उसको 0 माना था। उस समय क्या समय 0 था? हो सकता है उस समय 12:05 हो रहे हो, समय तो 0 नहीं था। हमें वहां 5 मिनट के इंटरवल से मतलब था, 12:05 से 12:10 तक का भी हो सकता था, 12:10 से 12:15 तक का भी हो सकता था। ठीक है ना? तो इससे हमें कोई मतलब नहीं कि स्टार्टिंग कब हुई थी, अंत कब हुआ। हमें किससे मतलब है कि वो जो स्पीच थी, वो जो डिबेट हुई, वो 5 मिनट की होनी थी, तो हमें डिफरेंस से मतलब था। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन हमें पढ़ना है। अब देखिए, ये परिभाषा हो गई कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए, ये बात समझ में आती है, परिभाषा हो गई, हमने विभव भी निकाल ली, सूत्र भी याद कर लिया, लेकिन इस भौतिक राशि का बोध नहीं हुआ कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, तो देखिए एग्जाम में जैसे आता है तो आप यही लिखेंगे, लेकिन अब फिजिकल मीनिंग इसका समझते हैं एक उदाहरण से। तो आगे चलते हैं, यानी फिजिकल मीनिंग देखते हैं। तो फिजिकल मीनिंग देखने के लिए हम एक पानी के उदाहरण की बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि जो पानी है जब बहता है तो किधर से किधर बहता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं एक यहाँ फिगर बनाता हूं। जैसे हमारे पास ये एक ही लेवल में रखे हुए 2 बर्तन हैं, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, क्या लेके चल रहे हैं हम, ये क्या समझने जा रहे हैं, वैद्युत विभव का भौतिक अर्थ, वैद्युत विभव का भौतिक अर्थ। इससे बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, परिभाषा से हमें बोध नहीं हुआ कि क्या था विभव, वो तो परिभाषा हो गई। तो वैद्युत विभव का भौतिक अर्थ यानी फिजिकल मीनिंग, फिजिकल या सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखिए, इसमें पानी यहां तक है, या इसको मैं यहां तक और कर देता हूं। तो फिगर से आप लोग ये समझ रहे होंगे, जैसे ये बर्तन ए मान लिया मैंने और ये बर्तन मान लिया बी, तो देखें पानी की मात्रा इसमें ज्यादा स्पष्ट दिख रही है, इसका जो आकार है इससे काफी फैला हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है इससे। तो देखें, अगर हम यहां पर एक पाइप से इसको कनेक्ट कर दें, यहां एक पाइप लगा दिया और यहां एक अभी ये बंद है,
तो देखें अगर हम इस टेप को ओपन कर देते हैं, इस टोंटी को खोल देते हैं, तो देखिए पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने लगेगा। तो क्या पानी उस बर्तन से जाएगा जिसमें पानी की मात्रा अधिक है? अगर आप लोग ये कहें कि पानी जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर जाएगा, यानी पानी इसमें ज्यादा है तो यहां का पानी इसमें जाने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो उससे कोई मतलब नहीं कि पानी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, वो डिपेंड करता है कि पानी का लेवल किधर ज्यादा है। तो देखें यहाँ लेवल कम है लेकिन पानी ज्यादा है, पानी की मात्रा से कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पर पानी कम है लेकिन उसका लेवल ज्यादा है, तो तल ऊंचा है। तो हम जैसे ही इस टोंटी को खोलेंगे पानी इस बी बर्तन से ए बर्तन की ओर प्रवाहित होने लगेगा। यानी पानी का प्रवाह जो है किसने निश्चित किया, किस राशि ने ये निश्चित किया कि पानी इधर से इधर बहेगा? वो क्या था? तल, पानी का तल। यानी पानी ऊंचे तल से इधर फ्लो होगा, ऊंचे तल से इधर नीचे तल की ओर, या ये कह सकते हैं। देखें जब यहाँ लेवल ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, तो यहाँ दाब ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था द्रव दाब का कि H रो G, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H उस जल स्तंभ की ऊंचाई है ये। तो ये जिसकी ज्यादा होगी दाब उसका ज्यादा होगा, इसमें मात्रा से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो यहां देखें, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, या उच्च दाब से या ऊंचे दाब से, एक ही बात है, उच्च दाब से इधर निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। तो देखें पानी किधर से किधर प्रवाहित होगा ये यहां पर कौन निश्चित करता है? तल या दाब। ठीक इसी प्रकार अब आ जाइए जो हम सीखना चाहते हैं। और एक बात और, ये कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों में पानी बराबर ना हो जाए, ऐसा नहीं है। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों के तल बराबर न हो जाए। यानी जैसे ही दाबांतर शून्य होगा, तलांतर शून्य हो जाएगा, यानी दोनों के लेवल बराबर हो जाएंगे। या दोनों जब लेवल बराबर होंगे, ऊंचाइयां बराबर होंगी, तो दोनों के दाब बराबर होंगे, यानी दाबांतर शून्य। दाबांतर शून्य होते ही पानी का प्रवाह बंद, खत्म हो गया। अब जब पानी का प्रवाह बंद हो गया तो लेवल बराबर है लेकिन पानी की मात्रा दोनों में बराबर नहीं है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब यहां पर आते हैं, अब हमारे पास दो चालक हैं, दो कंडक्टर हैं, देखिए एक ए और एक बी, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, ठीक है। तो यानी दोनों आवेशित हैं, दोनों चालक। और जब हम इनको किसी तार से जोड़ देते हैं तो आवेश, जैसे यहां पानी फ्लो होने लगा था, वैसे यहां पर कौन फ्लो होने लगेगा? यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं पानी की या जल की, यानी वाटर की, और यहां पानी की तुलना किससे कर रहे हैं? आवेश से, यानी चार्ज से, आवेश। यानी ये दोनों हम तुलना करके चल रहे हैं, ये बात विशेष रूप से समझना। यहां कौन फ्लो होगा? आवेश। और आवेश जिस पर ज्यादा आवेश है उससे कम आवेश की ओर प्रवाहित नहीं होगा, जैसे कि यहां नहीं हुआ था। तो यहां कौन डिसाइड करेगा? जैसे यहां किसने डिसाइड किया? तल ने या दाब ने। ठीक ऐसे ही यहां आवेश जो प्रवाहित होगा वो कौन डिसाइड करेगा? विभव। वो हाँ क्या डिसाइड करेगा? विभव। तो और किसके लिए? धनावेश के लिए बात कर रहा है। तो जो धनावेश है यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किधर प्रवाहित होगा? उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों के विभव समान न हो जाएं। जैसे कि यहां जब तक दोनों के तल समान नहीं हो गए थे। तो आवेश अलग अलग हो सकते हैं दोनों पर, लेकिन प्रवाह कब तक रहेगा? जब तक विभव में अंतर है। जैसे ही विभवांतर शून्य होगा, यानी जैसे ही दोनों चालक के, दोनों कंडक्टर्स के विभव समान हो जाएंगे, उस समय आवेश कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ही विभव समान होंगे विभवांतर शून्य होगा, विभवांतर शून्य होते ही आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो सीधी सी बात, धनावेश किधर से किधर फ्लो होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन ऋणावेश उल्टा गति करता है। हम
देखिए यहाँ चूंकि आवेश दो प्रकार के हैं इसलिए दो गतियों की बात कर रहे हैं। यहाँ जल तो दो प्रकार का है नहीं भाई, जल तो जल है। तो ऋण आवेश इसके विपरीत दिशा में चलेगा, यानी ऋण आवेश किधर चलेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे कि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो देखें एक तरीके से हम इसका फिजिकल मीनिंग बना सकते हैं। अब हमें बोध हो गया कि ये वैद्युत विभव था क्या, हम क्यों पढ़ रहे थे वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ा दी सर ने कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आप लोग एग्जाम में लिखाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मन में कुंठा रहेगी कि यार ये आखिर था क्या वैद्युत विभव, क्यों पढ़ा था हमने वैद्युत विभव। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करूंगा कि वैद्युत विभव किसी चालक की वह भौतिक अवस्था है, क्या है, वह भौतिक अवस्था है जो यह निर्धारित करती है कि जब उस आवेशित चालक को किसी दूसरे चालक से जोड़ा जाएगा तो आवेश प्रवाह किस चालक से किस चालक की ओर प्रवाहित होगा, या आवेश के प्रवाह की दिशा किस चालक से किस चालक की ओर होगी। तो बात समझ में आ गई। तो वैद्युत विभव एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी भौतिक अवस्था है चालक की जो आवेश के प्रवाह की दिशा का बोध कराती है। तो उम्मीद है कि आप वैद्युत विभव को समझ गए होंगे। इससे हमें तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी वैद्युत विभव की, और अब वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और आप लोग नोट कर लीजिए। ये हम समझा चुके हैं अभी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये भी हम समझा चुके हैं। जैसे ये Q आवेश है, इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें दो बिंदु हैं A और B। तो अभी हमने समझाया था कि अनंत से यहां तक आवेश लाएंगे वो विभव VA होगा जो कार्य होगा, और अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को B तक लाने में जो कार्य होगा वो VB होगा, यहाँ का विभव होगा। तो यहाँ के कार्य को यहाँ के कार्य से घटा दें तो इतना कार्य बचेगा, वो इन दोनों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। और उस समय आवेश को हम किधर से किधर लाएंगे, B से A की ओर। देखिए यहाँ विभव ज्यादा होगा, यहाँ विभव कम होगा, यानी कम विभव से उच्च विभव की ओर लाएंगे। हमने यहाँ लिखा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाएंगे, एक ही बात है। देखिए वैद्युत क्षेत्र ये धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये बात ध्यान रखने की है कि आवेश को हम ला के धर रहे हैं। तो इस परिभाषा को दो तरीके से लिख सकते थे कि वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों एक ही बात है, या तो क्षेत्र के विपरीत दिशा कह लीजिए या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश को लाएंगे, और वो जो कार्य होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी यहां से यहां तक का कार्य WB2A एकांक आवेश का देख रहे हैं इसलिए Q0 का भाग, तो वो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर हो गया। आप इसकी परिभाषा नोट कर लेंगे। तो देखिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने सीखा वैद्युत विभव क्या है, उसकी परिभाषा भी हमने लिख ली। वैद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या है, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग जो था वो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, वो इसलिए था कि हम उसको अपने दिमाग में बिठा सकें कि वैद्युत विभव का रोल क्या है। फिर उसके बाद दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को भी हमने परिभाषित कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कल से अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बने रहिए चैनल पर, और आशा है कि आप लोग आज इसको पढ़ेंगे जिससे कि हम जो कल पढ़ाएंगे वो आपको स्पष्टतः समझ में आ सके। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।